नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपको देते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। दीपेन शाह हैं StateBank.com से, अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटी से, और बिटुपन मजुमदार हैं bmazumdar.com से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत गोल्ड से करते हैं। गोल्ड को देखें तो आज हल्की नरमी यहाँ पर दिख रही है। गोल्ड का भाव 71,500 के करीब है, और चांदी को अगर देखें तो सितंबर का वायदा 89,500 रुपये के नीचे है, और जुलाई का वायदा 87,000 रुपये के आसपास है। दीपेन जी, बताइए क्या लग रहा है आपको, सोने और चांदी में यहाँ से किस तरह की चाल दिख रही है? जो नरमी कब खत्म होगी, कब फिर से वापस से तेजी बनेगी सोने चांदी में? जी गुड मॉर्निंग। सबसे मॉर्निंग। पहले शो को बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, बेसिकली अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे तो थोड़ी और नरमी जारी रह सकती है, ऐसा हमारा मानना है। कहीं ना कहीं हम अगस्त के महीने तक गोल्ड में 68,000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसी प्रकार हम चांदी में भी यहाँ से और 4 से 5% की गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा और इंतजार रहेगा। हमारा मानना है कि फेस्टिव सीजन के आसपास फिर से हमें थोड़ी खरीदारी देखने मिल सकती है। ओके, फेस्टिव सीजन के दौरान खरीदारी दिख सकती है। तो अभी जो ट्रेडर देख रहे हैं आपको, उनके लिए क्या सलाह है, उनके लिए क्या कॉल दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में आप, दीपेन जी? ये डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कि अगर ट्रेडर शॉर्ट सेलिंग में एक्सपर्टीज रखता है तो कम मात्रा में वो शॉर्ट सेल कर सकता है, और नीचे में 68,000 के आसपास, 68,200 के आसपास अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकता है। और अगर कोई आप निवेशक है जिसको शॉर्ट सेलिंग की हैंड होल्डिंग नहीं है और ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो अभी अवॉइड कर सकते हैं और अपने बाइंग को 68,500 के आसपास खरीदारी करने की स्टैगर्ड मैनर में शुरुआत कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली शॉर्ट साइड पे है, लेकिन कम क्वांटिटी में, बिकॉज इनहेरिटेड ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, जियो पॉलिटिकल टेंशन भी यथावत है मार्केट में। तो डेफिनेटली आप 6 के साथ मिनी लॉट कम क्वांटिटी में शॉर्ट सेलिंग अटेम्प्ट करें। अनुज जी, अब यूएस में जो सीपी के आंकड़े, पीसी के आंकड़े आने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि फिर से 2 बार कटौती हो सकती है फेड की तरफ से। हालांकि अभी इस तरह के अनुमान बार बार आते हैं, लेकिन हो तो कुछ रहा नहीं है। क्या लग रहा है, किस तरह का असर इन खबरों का होगा? इस हफ्ते भी कई सारे अहम डेटा हैं, जिसमें FOMC मिनट्स भी आने वाले हैं, साथ ही यूएस पेरोल जॉब रिपोर्ट भी आने वाली है। तो क्या लग रहा है, इन आंकड़ों के बीच में किस तरह की चाल गोल्ड सिल्वर में दिख रही है, और क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर दोनों को, गोल्ड और सिल्वर में? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। हमने देखा कि लास्ट वीक जो डेटा आए थे वो काफी सपोर्टिव थे, और उसके बाद एक गोल्ड सिल्वर में रिकवरी देखने को मिली। हालांकि हमने ये भी देखा कि डॉलर इंडेक्स 6 तक चला गया था। अब वहां पर एक करेक्शन देखने को मिला, 105-50 के आसपास तक डॉलर इंडेक्स आता हुआ दिखाई दिया। और इनफैक्ट इस बार जो डेटा आने हैं वो भी एक्सपेक्टेशन है कि पॉजिटिव नोट पे आ सकते हैं। तो अगर डेटा पॉजिटिव नोट पे आते हैं तो मुझे लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, वो हो सकता है कि अभी एक बार की बात कर रहे हैं, वो फिर आगे 2 बार होता हुआ दिखाई दे। क्योंकि अगर डेटा पॉजिटिव आएंगे तो उनकी इकोनॉमी सुधरती हुई दिखाई देगी, तो फिर वो इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। तो उसके चलते मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि अगर हम मॉर्निंग से देखें तो सिल्वर में एक मॉर्निंग से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ट्रेड लेना है तो वो तो पॉजिटिव रहेगा। बट अगर किसी को शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। जैसे अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में करीबन 89,575 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 90,080 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 88,500 तक आ सकता है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी सिल्वर में। बट उसके विपरीत अगर किसी को खरीदारी करनी है तो गोल्ड मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है खरीदारी के तौर पे। करीबन 72,350 के आसपास गोल्ड में खरीदारी करें, 70,775 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन जो है ऊपर में 72,300 तक देखने को मिल सकता है। 71,350 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। तो मोमेंटम देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा साइडवेज सा है, जिसमें गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं और सिल्वर में इंट्राडे के लिए बिकवाली कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि डेटा पे पूरा मार्केट ड्रिवन है। जोरेम पवेल की स्पीच है इस हफ्ते, फिर फेड के मिनट भी जारी होने, और 3 तारीख को डेटा भी बहुत सारे हैं, फिर 4 तारीख को यूएस मार्केट में हॉलीडे भी है। तो पूरा हफ्ता मुझे लगता है कि इवेंट से भरा हुआ है, और इवेंट में चलते वॉलिडिटी देखने को मिल सकती है। ये हफ्ता काफ़ी इवेंट वाला है और यहाँ पर काफ़ी हलचल रहेगी। लेकिन इंट्राडे के लिहाज से चांदी बेचने की सलाह अनुज जी की तरफ से। उनको लगता है कि चांदी 88,500 तक आ सकती है, सितंबर वायदा। और गोल्ड खरीदने की सलाह
अभी आ रही है। हालांकि मार्केट अभी साइडवेज दिख रहा है, लेकिन आज खरीदने की सलाह है अनुज जी की तरफ से। आप बताइए विटपन, आपकी सलाह क्या है गोल्ड और सिल्वर में? सर जी, अभी तो फेस्टिवल सीजन ही चल रहा है, आपको लग रहा है। और आपका इंडियन जर्सी काफी अच्छा लग रहा है। देखिए, फेस्टिव सीजन मतलब बता रहा हूँ कि जो क्रिकेट के कारण एग्जैक्टली वो गोल्ड का फेस्टिव सीजन नहीं चल रहा है अभी बाजार में। देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर में कोई ट्रेंड नहीं है। मेन चीज वही है कि गोल्ड एंड सिल्वर में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। ये बाजार नॉन ट्रेडिंग फेज में फंसा हुआ है। और यहाँ पे कोई भी ट्रेड अगर हम लोग करते तो वो ज्यादा पुश करने वाला ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन बन नहीं रहा है। बाजार एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, कभी बॉटम से बाउंस बैक आ रहा है, ऊपर से सेलिंग आ रहा है। और अभी बाजार बीच में चला हुआ है। तो ये सब जो फेज होता है मार्केट में, जनरली यहाँ पे लोग लॉस करते ज्यादा नॉन ट्रेडिंग फेज में। लगता है कि ऊपर लेवल ब्रेकआउट हो गया, नहीं लगता है कि ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं होकर नीचे आ जाता है। लगता है बॉटम में ब्रेकआउट होकर मार्केट गिरने वाला है, वहां पे फॉल्स ब्रेकडाउन होता है। तो वो सब सिनारियो बनता रहता है। तो ये सब फेज में जनरली कॉशियस होकर काम करना इज मोर बेटर। और अभी फिलहाल जो मुझे लग रहा है, देखिए गोल्ड में दो कैंडल पॉजिटिव है। यहाँ पे एक अगर ट्रेड करना ही है तो रिस्क लेके 71,200 के आसपास मेरे हिसाब से बाय हो सकता है। पूरे स्टॉप लॉस बिलो 70,950, पूरे टारगेट ऑफ 71,600 टू 71,800। अगर देखिए यहाँ पे ज्यादा क्लैरिटी नहीं है तो मेरे हिसाब से एग्रेसिव ट्रेडिंग करना गोल्ड एंड सिल्वर में इज नॉट एडवाइजेबल एट दिस मोमेंट। यानी अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, रिस्क एपेटाइट आपकी ज़्यादा नहीं है, तो बेहतर है यहाँ पे नो ट्रेड ही रहे, कोई ट्रेड ना करे, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको करना ही है तो एक ख़रीदारी की सलाह आ रही है विपणन की तरफ से, 71,200 पे ख़रीदे और टारगेट 71,600 का है। 70,950 का एसएल भी है, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब क्रूड की बात करते हैं। क्रूड को अगर देखें तो जियोपॉलिटिकल तनाव एक बार फिर से काफ़ी बढ़ते दिख रहे हैं। अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो जंग के हालात है, उससे लग रहा है कि ये मामला अब ईरान तक ना बढ़े और इससे क्रूड सप्लाई पर असर ना हो, क्योंकि ओपेक का एक बड़ा मेंबर भी है ईरान। क्या लग रहा है आपको दीपेन जी, क्रूड की चाल किस तरह से दिख रही है, कैसे प्ले करना चाहिए इन खबरों के बीच में? दोनों तरह की खबरें हैं। एक तरफ तो यूएस यूरोप लगातार कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे इस तरह का तनाव ज़्यादा ना बढ़े, दूसरी तरफ सप्लाई की भी कमी संभव है, क्योंकि यूएस में जो पीक समर सीजन की जो डिमांड है उस वजह से लग रहा है कि सप्लाई डेफिसिट की भी स्थिति बन रही है। इन दोनों खबरों के बीच में किस तरह की चाल दिख रही है क्रूड की? साथ अगर हम फंडामेंटल के साथ टेक्निकल पैरामीटर्स मिला दे तो ये 6,850 के आसपास काफी समय से क्रूड अटक भी रहा है एमसीएक्स में। लेकिन इनर ट्रेंड थोड़ी स्ट्रेंथ ही दिख रही है। तो अगर हमको 6,850 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हमारा मानना है कि हम 6,980 के तरफ क्रूड के जर्नी में आएंगे। तो बाइंग और डिप की रणनीति होगी, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास है तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट या कॉल स्टॉप लेके चलो और अपना रिस्क जो रहेगा वो कम रखे। बिकॉज अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर से हम 6,500 6,200 के आसपास चले जाएंगे। तो बेटर है कि रिस्क काफी कम रखे और सिर्फ स्टॉप लॉस के साथ बाई करने की कोशिश भी करें थोड़ा। यानी आपको लग रहा है कि एक छोटे से टारगेट के लिए और मिनी में, क्रूड मिनी में ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर है, कि हो सकता है कि डाउन साइड का भी रिस्क बना हुआ है, तो छोटे से टारगेट के लिए आप ट्रेड करें। अनुज जी, आपको क्या लग रहा है, क्या तेज़ी और बढ़ेगी क्या क्रूड की? क्योंकि पिछले महीने भी करीब 10% की तेज़ी थी, अब जुलाई में किस तरह की तेज़ी की दिख रही है और आज ट्रेडर को क्या करना चाहिए? उसमें मुझे देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हो रहा है, उससे क्रूड को सपोर्ट मिला। हम देखें तो अब 82 के आसपास WTI और ब्रेंट भी ऑलमोस्ट 86 87 के आसपास चल रहा है। तो मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव है। और अब कमोडिटी जो है धीरे धीरे ट्रेंडिंग होती जा रही है। हमने देखा था जब से 75 लोअर में टेस्ट किया था, वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी आई है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन कंसर्न की वजह से सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी भी ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, बाई साइड में ट्रेड रह सकता है। तो इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं करीबन 6,800 के आसपास में। स्टॉप लॉस 6,712 का लगा है, टारगेट करीबन 6,900 तक हो सकता है। तो मोमेंटम क्रूड में पॉजिटिव है और यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम रह सकता है। वहीं अगर हम देखें ऑप्शन में तो यहाँ पर करीबन 7,000 का कॉल ऑप्शन है जो कि करीबन 88 रुपए के आसपास है, उसमें भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो ऑप्शन और फ्यूचर दोनों में ही हमें लगता है कि बाइंग साइड के ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। क्रूड हमें लग रहा है कि जल्दी ही ब्रेंट आपको ऊपर में $88-90 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है और WTI में 84-85 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये आपको लग रहा है फ्यूचर्स में भी खरीदें और ऑप्शंस में भी? अब 7,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह अनुज जी दे रहे हैं। विरूपन, क्या लग रहा है? दोनों एक्सपर्ट्स यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। हालांकि
उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्रूड काफ़ी चल चुका है, तो उनको रिस्की लग रहा है बाई भी, तो इसलिए छोटे कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग की सलाह दीपेन जी दे रहे हैं। लेकिन अनुज जी को लगता है कि फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों में आज खरीदारी करके ही जाना चाहिए, ट्रेंड अभी तेजी का है। आप क्या मानते हैं? इंट्राडे बात जो बताया अनुज ने और दीपेन जी ने भी जो बताया, हाँ इंट्राडे में थोड़ा पॉजिटिव है। अगर हम लोग बायस देखते हैं 6650 और 6700 का जो टेक्निकल एक लेवल था, वो ब्रेकआउट करने के बाद तेजी किस तरह का आया है, उसके बाद जो तेजी है इस, ठीक है हायर हाई हायर लो बना है, लेकिन वीकर अप ट्रेंड जैसा बना हुआ है, इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ कोई जियोपॉलिटिकल पुश आ रहा है, समर ड्राइविंग सीजन है, या नोआ का प्रेडिक्शन है प्रॉब्ली इस बार एक्टिव हरिकेन सीजन आएगा, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर प्लेइंग आउट। तो लेकिन फिर भी देखिए, जहां पे अभी इमीडिएट सिनेरियो में बन रहा है कि थोड़ा एक तेजी है, 6900 6950 का एक बैरियर रहेगा, वहां पे मार्केट को थोड़ा डिस्टरबेंस मिल सकता है। अगर मैं उसी को मान के चलता हूँ, देखिए अभी ग्लोबली इतना डिमांड रिकवरी नहीं हुआ है और सप्लाई में भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। हाँ यूएस में थोड़ा सा रिफाइनरी मेंटेनेंस हो गया था, या गैसोलीन का डिमांड बढ़ने से थोड़ा सा अभी स्टॉक पाइल्स कम हो सकता है, तो पॉजिटिव मोमेंटम, लेकिन ऊपर 6900 6950 के ऊपर सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। या $88 अभी फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है ना, ये जो नामिक्स का। हाँ ब्रेंट थोड़ा ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है कि देखिए अगर ट्रेड करना है क्रूड ऑयल में, तो आई प्रिफर मोर ऑन सेलिंग, और या थोड़ा इस लेवल पे या पुट लेने के लिए प्रेफर करूंगा। 6900 वाला जो पुट है, इट इज लाइक बेटर टू एंटर अराउंड 150 145 टू 150 के आसपास एंट्री कर सकते हैं। हम लोग टारगेट कर सकते हैं 250 से 280, स्टॉप लॉस बिलो 100 के नीचे। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि ऊपर लेवल जब आएगा, क्योंकि इंट्राडे मोमेंटम पॉजिटिव है, ऊपर लेवल पे जब आएगा तब मेरे हिसाब से सेलिंग इज मोर प्रेफरेबल। लेकिन मुझे एनर्जी सेगमेंट में सेलिंग सबसे ज्यादा अभी कंफर्टेबल लग रहा है नेचुरल गैस में। तो फिलहाल क्रूड ऑयल में हायर लेवल पे सेलिंग बन सकता है। से और तेजी आने के बाद पुट खरीदना चाहिए, अभी इस करंट लेवल पे ना खरीदे, वेट करें, जब और बाजार तेज हो तो क्रूड में 6900 के स्ट्राइक की पुट खरीदे। ये सलाह बिटकॉइन की तरफ से आ रही है। नेचुरल गैस आपको लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट ज़्यादा आ सकती है, तो वहाँ पर ऑप्शंस में क्या रणनीति है आपके पास बिटकॉइन? देखिए नेचुरल गैस का अभी मुझे लग रहा है कि 200 203 तक बाजार आ सकता है। हम लोग का कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट भी था हम लोग के जो भी क्लाइंट्स के थे, तो यहाँ पे कोई पुल बैक आता है 215 के आसपास बाजार चल रहा है, तो 218 219 बनता है, तो 215 वाला जो पुट है 9-10 के आसपास ले सकते हैं। वो 17 to 18 टारगेट, हम लोग 17 तक टारगेट ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑन ए पुल बैक नेचुरल गैस में मेरे हिसाब से सेलिंग है। वी कैन गेट इनटू पुट्स, कोई भी आता है तो एंट्री 9-10 के 9 to 10 के हिसाब से। जी आपको भी लग रहा है एनजी और नीचे गिर सकता है क्या? देखिए डेफिनेटली एनजी में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन इन लेवल पे अगेन शॉर्ट सेलिंग जो नीचे के लेवल है उस पर थोड़ा रिस्की रह सकता है, बिकॉज रिस्क रेशो थोड़ा लिमिटेड लग रहा है। तो हमारा मानना है कि हम ये गिरावट का इंतजार करेंगे, और अगर 205 या 202 के लेवल जाते हैं तो वहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज बेटर रिस्क रेशो बाइंग के तरफ से मिलेगी। तो हम थोड़ा अभी अवॉइड कर रहे हैं नेचुरल गैस का ट्रेडिंग, और वेट कर रहे हैं कि 202 से 205 के बीच में एक बार ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बाइंग की तरफ ढूंढें। तो जी आपकी राय क्या है नेचुरल गैस पर? देखिए नेचुरल गैस ने जब से 200 का लेवल ब्रेक किया है उसके बाद से अच्छी खासी हमने परफॉर्मेंस देखी, और अभी हम देखें तो करीबन 215 के आसपास चल रहा है। तो फिलहाल अभी ये रेंज में है। मुझे लगता है कि 200 से लेकर 230 का इसमें रेंज बना रहेगा। 200 के आसपास मिलता है तो खरीदारी करें, 230 225 के आसपास मिले तो बिकवाली करें। फिलहाल अभी मुझे लगता है कि नेचुरल गैस रेंज में रहेगा, बट हाँ ये अब धीरे धीरे ट्रेंडिंग होता जा रहा है, तो जितना लोअर लेवल पर आएगा उतना ही बाउंस होता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप कोई ट्रेड लेना चाह रहे हैं नेचुरल गैस में, तो करंट रेट में थोड़ा वेट करें। अगर ये नीचे आपको 210 200 तक मिलता है तो वहां खरीदारी का ट्रेड बनाए, और अगर 230 तक जाता है तो वहां बिकवाली का ट्रेड बनाए। तो ये रेंज जो है एक अच्छी ट्रेड हो सकता है जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। बट हाँ मार्केट एक रेंज में ट्रेड होगा तो रेंज के अंदर प्ले कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम, जहां पर अब दिन के निचले स्तरों से रिकवरी आई है, 231 के करीब एल्यूमिनियम पहुंच चुका है। लेड सपाट 189 रुपये 55 पैसे पर। कॉपर और जिंक पर दबाव बरकरार है। कॉपर 837 रुपये 50 पैसे और जिंक है 264 रुपये 70 पैसे के करीब। अनुज जी बताइए, कहीं कुछ दम दिख रहा है बेस मेटल्स में आज के सत्र में? कहाँ मौके दिख रहे हैं आपको? थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड रहेगा। बेस मेटल में अगर आप देखेंगे तो कॉपर में हम एक गिरावट देख रहे हैं, वहीं अगर आप देखेंगे तो जिंक में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर किसी को इंट्राडे ट्रेड लेना है तो कॉपर के अंदर
ट्रेड लेके चल सकते हैं। मींस कॉपर में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 843 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएं 847.80 का, टारगेट ऊपर में नीचे में 833 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीक कैंडिडेट है जहां पर बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। उसके अगेंस्ट में जिंक में मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा ट्रेंड बन रहा है, काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला है, लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है। तो जिंक जो है वीकली पर्सपेक्टिव से भी खरीदारी का ट्रेड कर सकते हैं, करीबन 261.50 के आसपास खरीदारी करें। ऊपर में 271 274 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 256.80 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो बेस मेटल थोड़ा सा अभी हे वायर है, तो मुझे लगता है कि कॉपर में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, जिंक के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो दोनों कमोडिटी थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में, जहां पर मुझे लगता है कि एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जी को लगता है कि कॉपर बेचे 842.43 पे 833 नीचे आ सकता है। वहीं जिंक इनको लग रहा है कि आप 256 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए और खरीदारी करें, 271 के ऊपर जिंक जा सकता है। बिटूपन आप बताइए, आपको क्या पसंद है मेटल्स में? मेटल में मुझे जिंक एंड कॉपर दोनों ही पसंद लग रहा है। अभी 262 के आसपास जिंक बाय कर सकते हैं। 262 263 के आसपास अगर मिल जाता है तो जिंक में बाय कर सकते हैं। 267 270 टारगेट बन जाएगा। 259 स्टॉप लॉस रहेगा। तो जिंक में वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम है। कॉपर में देखिए डाउन से सस्टेनेबल नहीं लग रहा है यहाँ पे। अभी 837 के आसपास चल रहा है, तो 835 837 ये जो रेंज है फिलहाल को जो बाजार का रेंज, यहाँ पे मेरे हिसाब से बाय बनेगा। 843 टू 845 टारगेट बनेगा, स्टॉप लॉस बिलो 830। तो कॉपर ऑन द मार्केट बाय हो सकता है, जिंक थोड़ा डिप्स में बाय हो सकता है, तो मोर ऑन द बाय साइड। लेकिन जिंक, आप दोनों एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन जिंक को लेकर है, यानी यहाँ पर ज़्यादा लोगों का भरोसा है। 10 बजे के शो में भी जिंक खरीदारी की राय आ रही थी। आप बताइए दीपेन जी, आपकी सलाह क्या है? देखिए, बेस मेटल्स में हम थोड़ा इंतजार करने का कोशिश करेंगे। हमारा मानना है कि जिंक यहाँ से 258 तक आ सकता है। एल्यूमिनियम 228 से 222 के बीच में आ सकता है। और कॉपर भी हम मान रहे हैं कि 25 के लेवल्स के आसपास आ सकता है। तो थोड़ा इंतजार करेंगे, थोड़ी और डिप्स आती है तो वहां पे खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। और हमारी टॉपिक एल्यूमिनियम की तरफ होगी, बिकॉज हमने देखा है कि 222 से 228 के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है और वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी काफी अच्छा हो जाता है। तो वहां पे आप खरीदारी करने की कोशिश करें। अभी मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है कॉपर को छोड़ के, तो आप उन सब में मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में अपने रिस्क को भी आप डिसाइड कर सकते हैं और वो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप खरीदारी करने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब एग्री मार्केट की तरफ। एग्री मार्केट में आज ग्वारसीड ग्वारगम से शुरुआत करते हैं। ग्वारसीड को देखिए आज पौन% कमज़ोर है, 5,300 के आसपास ग्वारसीड का वायदा, और ग्वारगम है 10,300 रुपये के नीचे। दोनों में नरमी दिख रही है, ग्वारगम 1% कमज़ोर है। दीपेन जी बताइए, ग्वारसीड ग्वारगम लगातार नरमी है, मानसून की चाल तेज होने के बाद दबाव और बढ़ गया है, क्या लग रहा है? अनुज जी, दोनों ही में सॉरी मोमेंटम का दीपेन जी, अभाव है। अगर आप देखेंगे कि मोमेंटम का अभाव है, लेकिन लेवल्स की बात करेंगे तो काफी लुक्रेटिव लेवल्स है। हम अभी इंतजार कर रहे हैं। अगर गोवा सीट 5,200 के आसपास मिलता है तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ट्रेडिंग के लिए भी और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। हमारा मानना है कि अगले साल के लिए गोवा सीड और गोवागम ये दोनों बेस्ट कमोडिटी साबित हो सकते हैं। अनुज जी आपको क्या लग रहा है, ग्वारसीड ग्वारगम की चाल आगे कैसी रह सकती है? कि अभी जो एग्रीकल्चर कमोडिटी में मोमेंटम देख रहे हैं वो टोटली मॉनसून के ऊपर है। और जैसा कि ग्वारसीड ग्वारगम राजस्थान की क्रॉप है, तो हम देख रहे हैं काफी एरिया में अब धीरे धीरे जो मॉनसून है वो स्प्रेड होता हुआ दिख रहा है। बारिश भी अच्छी खासी होती हुई दिख रही है और आगे भी एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि बारिश अच्छी हो सकती है। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि पूरे ही एग्रीकल्चर पैक में, पर्टिकुलर ग्वारसीड ग्वारगम में, हम एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। कुछ ज्यादा बड़ा मूव दोनों ही कमोडिटी में नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो ट्रेंड है वो ऐसा ही रहेगा, आपको कुछ ज्यादा तेजी या मंदी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि ग्वार सीड में 5,000 काफी अच्छा सपोर्ट है। फिजिकल मार्केट की बात करें तो वहां पे कहीं ना कहीं जो डिमांड साइड है थोड़ा सा लेकलस्टर है, कोई डिमांड का नहीं दिख रहा है, तो उसकी वजह से प्राइस में कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि इसी रेंज में प्राइस मूव करते हुए नजर आएंगे, 5,000 से लेकर 5400 के बीच ग्वार सीड। और ग्वारगम की अगर बात करें तो करीबन 9,500 से लेकर 10,500 के बीच का मार्केट का मोमेंटम रहेगा। फिलहाल अभी मुझे लगता है कि मॉनसून का इंपैक्ट है जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव दिख रहा है। अभी कुछ और दबाव भावों में देखा जा सकता है। कुछ और गिरावट यहाँ पर और दिख सकती है, लेकिन कुल मिलाकर दायरे में ही बाजार है। मसालों की बातचीत कर लेते हैं। जीरे में आज हल्की तेजी है, बाकी दोनों मसाले कमज़ोर है। धनिया करीब 0.5% और हल्दी की गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा है, करीब 3% की गिरावट है। शुक्रवार के सत्र में भी हमने देखा था 3.5% से ज़्यादा की गिरावट हल्दी में आई थी। जीरे पर अनुज जी बताइए क्या हो रहा है? 29,200 के आसपास है, और तेज़ी दिखती है आपको यहाँ पर?
देखिए करीबन 1 से 2 महीना हुआ है, हमने देखा है कि इसी रेंज में ही प्राइस मूव कर रहे हैं, कोई ज्यादा तेजी मंदी यहाँ देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि मॉनसून का इम्पैक्ट है। एक्सपोर्ट डिमांड साइड देखें तो कोई खास एक्सपोर्ट डिमांड अभी नहीं दिख रही है, हालांकि चाइना से थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट डिमांड दिखा है, बट अभी कन्विंसिंगली उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं दिख रहा है जो कि प्राइस को सपोर्ट करे। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें मोमेंटम आने में, थोड़ा वेट एंड वॉच करने की स्थिति जैसी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो फिजिकल मार्केट की अगर बात करें तो वहां भी कोई ऐसा डिमांड कंसर्न नहीं दिख रहा है जो कि ज्यादा प्राइस को सपोर्ट करे। फिलहाल हमें लगता है कि जीरा का प्राइस जो एक रेंज में चल रहा है, ऊपर में करीबन 30,000 और नीचे में करीबन 25,000, ये रेंज मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इंटैक्ट रहेगी। हालांकि लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट डिमांड से प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा, बट दूसरी तरफ जिस तरीके का मानसून है वो भी एक इंडिकेट कर रहा है कि अगर अच्छी बारिश होती है तो फिर सोइंग एक्टिविटी भी यहाँ पे बढ़ सकती है, क्रॉप एकरेज भी बढ़ सकता है, तो वो ये आगे इंपैक्ट रहेगा। मगर फिलहाल शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि 25 से लेकर 30 के बीच प्राइस में मूवमेंट रह सकता है। चलिए, हल्दी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता जी भी हैं, हल्दी के कारोबारी भी हैं और साथ ही एनसीडीएक्स की जो टर्मरिक कमेटी है उसके भी हेड हैं। पूनम जी बताइए, हल्दी में क्यों गिरावट इतनी आ गई? सप्लाई को लेकर कहा जा रहा था कि सप्लाई काफ़ी कम है, डेफिसिट की स्थिति भी बनेगी सेकेंड हाफ में, लेकिन भाव तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आ गए हैं। क्यों गिर रहे हैं भाव सर? सब सप्लाई तो अभी भी काफी कम है। हर कोई भी मंडी में 2 से 3 हजार बोरी से ऊपर नहीं आ रहा है, परंतु ये पिछले 8 दिनों में हर हल्दी के बेल्ट में बरसात बहुत सेटिस्फैक्ट्री हो गई है। वो जो मतलब बोनी स्लो चल रही थी वो एकदम काफी फास्ट हो गई है। सबके दिमाग में बोनी और बरसात को देखते हुए एक टाइम पे जरा मतलब लोगों का दिमाग रुक गया है कि माल ले या नहीं ले, सशोपंज में आ गए हैं। अभी हालात को देखते हुए ज्यादा तेजी मंदी तो नहीं दिख रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट वाले भी अभी रुके हुए, एक्सपोर्ट का काम भी कम है। डोमेस्टिक तो वैसे भी जून का महीना स्लैक रहता है, क्योंकि दूसरे लोगों को दूसरे खर्चे जैसे स्कूल की फीस वगैरह बच्चों का काफी बड़ा फर्क पड़ जाता है। अब वो यहाँ से मेरे को लगता है कि 15 अगस्त से जो त्योहारिक मांग और शादियों की डिमांड वगैरह जो निकलती है उसमें ही बाजार सुधरेंगे। बाकी ये महीना पूरा इसी में 500 रुपए रेंज बाउंड पे निकल जाएगा। ना पूरा 500 के रेंज बाउंड में निकल जाएगा, लेकिन आपको ये लग रहा है कि 16,000 के नीचे भी हल्दी का भाव आ सकता है क्या? नहीं, 16,000 के भाव में लेने के भाव है सब। ये भाव में बिल्कुल रिस्क तो काफी कम है। 16,000 के भाव में आज भी जो डब्बा एक बार नीचे 16,000 गया था, परंतु तुरंत में वापस 500 रुपए की तेजी 500 रुपए बढ़ गया है। तो 16,000 के भाव में लेने में कोई हर्ज तो नहीं है, कभी भी इसमें 2 पैसे मिल सकते हैं। में कोई रिस्क नहीं है ऐसा पूनम जी को लगता है, और इस पर टिकेगा भी नहीं भाव, यहाँ से रिकवरी भी लौटेगी। तो उम्मीद यही है कि जुलाई में थोड़ी बहुत रेंज में कारोबार दिख सकता है, लेकिन अगस्त में जब फेस्टिव डिमांड लौटेगी वहाँ से अच्छी तेज़ी दिखेगी। शुक्रिया पूनम जी आपका, अनुज जी, बीटूपन और दीपेन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही, ब्रेक के बाद